गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। तो फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लासेस में। आज हम फिर से पेपर 2, ठीक है, ये 6 to 8 के लिए, ठीक है, पेपर 2 6 to 8 के लिए सीडीपी करने वाले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक है। और ये कब आया था देख लीजिए, सीटेट 21/12/2021, मतलब कि ये दिसंबर का, ठीक है। दिसंबर 2021 में सीडीपी का जो क्वेश्चन पूछा है उसका हम लोग पीवाई के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो कभी सीटेट 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये पीवाईक्यू सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने पीवाईक्यू 18, 19, 20, 21, ठीक है, 21 तक का पूरा, मतलब कि 21 जनवरी तक का पूरा कंप्लीट कर दिया। तो आज ये दिसंबर वाला करने वाले हैं, ठीक है। तो जो कोई भी दिसंबर का वाला देखना है तो चलिए आज दिसंबर वाला का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। सीडीपी का ये पहला प्रश्न है। ये कब है? ये है दिसंबर वाला, ठीक है, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2021 का पहला प्रश्न है। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, ठीक, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। तो मतलब हर बच्चा के लिए अलग अलग होता है, मतलब इसमें बोला है कि क्रम एक समान होता है, बट जो बच्चे का जो मतलब विकसित होने का फ्लो क्या आता है, अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। यह बाल विकास के निम्न में से किसका सिद्धांत को दर्शाता है, पहले बताना है। अनियंत्रणता का सिद्धांत आता है, ऑप्शन नंबर सी। एक रूपता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी रैखिकता का, ऑप्शन नंबर डी पृथकता का। चलो बताइए। तो ये बताइए कि जो विकास बच्चों का किस प्रकार से होता है। विकास वाला टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, तो जो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। आई इंडू, याद रखिएगा, इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका सिद्धांत होता है, इंग्लिश में बोलते हैं पृथकता, ये ठीक है। तो विकास जो होता है इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पृथकता का, सही है। चलिए तो आप जानते हैं विकास, देखिए विकास के बारे में बता देते हैं। विकास का क्या था? विकास के लिए क्या है, हेरेडिटी, इन्वायरमेंटल का भी जरूरी है। विकास क्या होता है, एक क्रम में भी होता है, अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग प्रकार से दिया है। तो विकास के बारे में जानिएगा। विकास का देखिए होता है वो उस टाइप का, अलग अलग वैज्ञानिक ने अपना अपना सिद्धांत दिया, तो वो सब याद रखिएगा। पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कथन ये दिया है, बच्चे और बचपन के बारे में क्या है, सामान्यीकृत दावा करना कठिन होता है क्योंकि इसमें बहुत क्या, बहुत बहुलता या बहुत प्रकार का विविधता होता है। हाँ, पहला ऑप्शन कथन बोला है। तर्क है कि बचपन एक सामाजिक संस्कृति का संकल्प है। आपको पास ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है, तर्क दिया है, कथन दिया हुआ है, और उसके बाद तर्क करना है और उसके बाद ऑप्शन बताना है, ठीक है। पहला सही देख लिया, ए और ओ दोनों सही है और उसकी व्याख्या करता है। ए भी दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत। ए और आर दोनों गलत है। चलिए बताइए आप लोग। तो थोड़ा-सा छोटा कर दे रहे हैं। चलिए, चलिए बताइए जल्दी, इसके बाद फिर हम लोग अगले गए। तो क्या हो जाएगा इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ए और दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी करता है। देखिए, बच्चे का बचपन और क्या है, सामान्यीकृत दावा करता है कि करना कठिन होता है क्योंकि इसमें बहुलता और विविधता है। तो बच्चे के जानबे करते हैं उसमें बहुलता और विविधता, क्योंकि वो जिस प्रकार के मतलब हेरिडिटी एनवायरनमेंट मिलता है उसी से बच्चे में अलग-अलग बहुलता, अलग-अलग विविधता से बच्चे आते हैं, ठीक है। बच्चे का बचपन सामाजिक और सांस्कृतिक संकल्प है, हेरिडिटी और एनवायरमेंटल, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, ये दोनों का रोल होता है, सामाजिक और संस्कृति का। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है और उनका व्याख्या भी करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, जहाँ एक्सप्लेनेशन होगा एक्सप्लेन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों को समाजीकरण की प्रक्रियाओं का सही व्याख्या करता है? तो बताना है बच्चों को समाजीकरण की प्रक्रिया का सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन है, बच्चों को संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियों के आनुवंशिक सामग्रियों को पोषित होने में निश्चित परिमाण है। ऑप्शन में बोलता है बच्चों को सामाजिक परिवेश के द्वारा ही पूरी तरह से ढाला जा सकता है। ऑप्शन में सी बोलता है बच्चों का विकास सिर्फ उनके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, उनको ना आनुवंशिकता और हेरिडिटी की आवश्यकता जाता है। ऑप्शन में बोलता है बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेश कारकों का जटिल पारस्परिक कारण है या प्रभाव है। बताइए क्या होगा सही? ये तो इजी है। तो बच्चों का सामाजिकरण में क्या काम करता है, ये ऑप्शन नंबर डी क्या काम करता है, बच्चों का विकास हेरिडिटी, याद रखिएगा, आनुवंशिक और परिवेश इन्वायरमेंटल, दोनों का एक प्रकार का जटिल पारस्परिक प्रक्रिया का प्रभाव है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें इसमें क्या बोलता है, सामाजिकरण पूरी तरह से ढाला जा सकता है, ये नहीं। देखिए जो नेगेटिव है उसको काटते चलिए। तो पॉजिटिव निश्चित परिमाण, देखिए यहाँ फिक्स कर दिया निश्चित परिमाण, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको निर्धारण किया नहीं जा सकता, सिर्फ देखिए यहाँ पे सिर्फ बोला है, तो इसको काट दीजिए। तो जो जो नेगेटिव है उस तरह से काटते जाइए, उसके बाद आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, जीन पियाजे का क्वेश्चन आया है। पियाजे का विकास का सोपान सिद्धांत का सही विकास
विकास का चरण बताना है। तो विकास का चरण बताना है, पहला मूल संज्ञात्मक, औपचारिक संज्ञात्मक, पूर्व संज्ञात्मक, संवेदी, संवेदी पूर्व। देखिए विकास का 4 सिद्धांत दिया था, तो आप लोग बनाने की पहले कोशिश करिए, उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो मतलब सही क्रम में बताना है कि कौन कौन सा क्रम से उसको गुजरता हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे, जल्दी बनाने का आप लोग कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे विकास के बारे में, जीन प्याजे के बारे में, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, 4 का सही ऑप्शन नंबर बी क्या है, देखिए पहला है संवेदी गमा, फिर पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, फिर मूल संज्ञानात्मक अवस्था, उसके बाद औपचारिक और इसी को बोलता है अमूर्त, हिंदी में इसको अमूर्त भी बोलता है, ठीक, मतलब अमूर्त। औपचारिक बोले अमूर्त। देखिए विकास का 4 सिद्धांत, 1 2 3 4, हम यहाँ आगे आगे पेज में करते हैं, ठीक है। देखिए जीन पियाजे का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विकास का 4 सिद्धांत दिया था। पहला सिद्धांत क्या था? पहला सिद्धांत था प्री कन्वर्सनल, मतलब कि प्री नहीं, मतलब संवेदी अवस्था। क्या है? पहला था संवेदी, ठीक है, तो याद रखिएगा संवेदी गामा पहला था। दूसरा क्या था? दूसरा था पूर्व, मतलब प्री, ठीक है, पूर्व संवेदी गामा, ठीक है, याद रखिए, खाली स्वर में बना दें संवेदी गामा। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्री, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंसरी, सेंसरी, और उसके बाद थर्ड में होता है क्या है? फॉर्मल, फॉर्मल को क्या बोलते हैं? मूर्त, ठीक है, इसको बोलते हैं मूर्त, इसको बोलते हैं फॉर्मल, इंग्लिश में फॉर्मल, याद रखिएगा। और चौथा में बोलता है अमूर्त, ठीक है, तो अमूर्त याद रखिएगा। अमूर्त को बोलता है क्या बोलता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब कि इसको बोलता है फॉर्मल। अमूर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मूर्त को इंग्लिश में बोलते हैं कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट, याद रखेगा। इसको याद करने का तरीका SPCF ऐसे करके याद रखेगा, ठीक है, इंग्लिश में SPCF। देखिए इसका कब होता है? 0 से लेकर 2 वर्ष के एज को होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो थोड़ा नीचे करते हैं, 0 से 2 वर्ष के लिए होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? यहाँ से जो जाता है 2 से 7 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। यहाँ से जो होता है 7 से 11 होता है, और ये जो फॉर्मल वाला 11 प्लस होता है, ठीक है। तो ये इतना सारा याद रखिएगा। अलग अलग मतलब जीन पियाजे ने अलग अलग सिद्धांत को दिया, तो ये चार याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे का सिद्धांत का आलोचना किया? तो बताना जीन पियाजे का सिद्धांत को आलोचना कौन कहता है? पहला, पियाजे यह विश्वास नहीं है कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। पियाजे ने पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमता को कम आंका था। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान संख्या नहीं मिला था, इसलिए अब पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को सतत माना था। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए तो सही आंसर क्या होगा? जीन पियाजे ने क्या किया था? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमता को क्या कम आंका था, इसीलिए उन्होंने ना ये क्या कहा? बच्चों की क्षमता को कम आंका था, ठीक है, तो इसीलिए ये बड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। पियाजे ने अलग अलग और भी दिया था, जैसे कि मतलब बच्चों का जो विकास होता है किसमें होता है? जैसे हेरेडिटी, मतलब कि मेच्योरिटी होने पे हुआ होता था, ठीक है, मेच्योरिटी पे होने पे होता है। जैसे अनुभव करके होता है बच्चों का, सामाजिक प्रक्रिया द्वारा होता है, संतुलन करने के द्वारा होता है। पियाजे ने 2 सिद्धांत दिया था, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन भी दिया था, ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, ठीक है। देखिए एकोमोडेशन होता है एकोमोडेशन, और एक दिया था एसिमिलेशन, याद रखिएगा, एसिमिलेशन। एकोमोडेशन में क्या कहता है? जो बच्चों क्या था पूर्व ज्ञान में क्या कहता है? उसमें मॉडिफाई कर देता है, और एसिमिलेशन जो पूर्व ज्ञान में उसमें संशोधन करता है, ठीक है, जो नया ज्ञान को उसको समाहित कर लेता है, तो ये वाला याद रखिएगा। चलिए लॉरेंस कोलबर्ग का क्वेश्चन आ गया, क्या बोलता है? लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुस्तक और दंड द्वारा किस स्तर पर नियंत्रित करता है? तो लॉरेंस कोलबर्ग ने भी 4 स्टेज, मतलब स्टेजेस दिया था, 3 और उसका दिया था 6, तो टोटल 6 दिया था। पहला पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी नंबर पारंपरिक अवस्था, उत्तर पारंपरिक और नैतिक संबंध। चलिए बताइए कि उसमें लॉरेंस कौन सा ये वाला पूछा है, बाह्य पुरस्कार और दंड कौन सा ये में आता है? बताइए आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए चलिए हम पहले बता देते हैं। इन्होंने 3 लेवल दिया था, ठीक है, याद रखिएगा 3 लेवल, और कितना दिया? 6 स्टेज, ठीक है, स्टेज। इससे पिछले मैंने बता दिया था 3 लेवल और 6 स्टेज है। पहला लेवल था यहाँ पे दिया हुआ पूर्व, तो पहला है पूर्व, तो याद रखिएगा पूर्व, ठीक है, पहला लेवल का था। इसका 2 अवस्थाएं था, बता देंगे। फिर दूसरा था पूर्व के बाद क्या था? पूर्व के बाद था, फिर उसके बाद कंक्रीट क्या था? उसके बाद कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल को इंग्लिश में बोलते हैं पारंपरिक, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, पारंपरिक, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्सनल, ठीक है। इसका भी 2 था, और एक तीसरा था, इसके बाद 2 था उत्तर पारंपरिक, ठीक है, उत्तर पारंपरिक, तो याद रखें पारंपरिक। तो इसका याद रखें, इसका भी 2 था, ठीक है। तो ये टोटल 3 अवस्थाएं दिए थे, और 2 मतलब कि 3 लेवल और 6 सिद्धांत वो था, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए इसमें पहला में क्या बोला था, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको अच्छी तरह से हम समझा देते हैं, ताकि एग्जाम में कभी आए ना तो इसे बना लीजिएगा आप लोग। देखिए पहला में क्या बोला था? पहला वाला में था
जल्दी जल्दी इसमें क्या करता है बच्चों को डर, ठीक है, दंड और अविनाश। तो यहाँ पे बोला ना दंड, पुरस्कार और दंड वाला अविनाश, तो यही क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा ये वाला में, ठीक है। पहला स्टेज में ही आ जाता है दंड और अविनाश पहला में, ठीक है। दूसरा उसी का दूसरा में फिर क्या बोलता है, इसमें दूसरे में बोलता है कि वो क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एज, इंस्ट्रूमेंटल एज याद आएगा, इंस्ट्रूमेंटल एज, ठीक है, मतलब कि टीट फॉर टैट, जैसे का तैसे, ठीक है, टीट फॉर टैट दूसरा बचता, ठीक है। फिर तीसरा में हम लोग आ जाते हैं, तीसरे में क्या था बच्चों क्या कहता, लालच, ठीक है, लालच रिवार्ड पाना, गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है, तो गुड बॉय और गुड गर्ल, तो ये वाला आता है तीसरा समय। चौथा में क्या आता है, चौथा में वही आता है कि जिसमें से क्या आता है कानून नैतिकता को परिमाण मतलब कराना, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में याद रखेंगे लॉ एंड ऑर्डर, इंग्लिश में आएगा लॉ और ऑर्डर, याद करने का तरीका बताते हैं, लॉ ऑर्डर लिखेगा। अब पांचवा में क्या बता लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो पांचवा में क्या है लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो पांचवा में याद रखें लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, लॉ और कॉन्ट्रैक्ट याद करने का, देखिए लॉ ऑर्डर इसमें लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। और छठा में था सार्वभौमिक सिद्धांत, तो याद रखेगा सार्वभौमिक का सिद्धांत, ठीक है, तो ये टोटल याद रखिएगा, ठीक। इसमें लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है समाज का भला करने के लिए क्या करना नियम को तोड़ देना, तो याद रखिएगा समाज का भला करने के लिए नियम को तोड़ देना, ठीक, इतना हो गया। और पांचवा चौथा में क्या क्या कानून मतलब कानून के नैतिकता सिद्धांत के बारे में, मतलब कि इसमें क्या था वो है मतलब हिंज वाला जो दिया था ना कि वो मतलब चोरी करेगा तो ये हो जाएगा, चोरी नहीं करेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगा, तो ये इसी वाले में, ठीक है, तो ये टोटल आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बताना मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्ति और प्रक्रिया जन्मजात होती है, तो बताना मानव शिशु में कौन सी प्रक्रिया प्रवृत्ति जीन पियाजे के अनुसार बताना, अनुकूलन, मानस चित्रण, स्कीमा या क्या है प्रतिक्रियाशीलता, बताइए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है स्कीमा, यहाँ पे ए बी सी डी थोड़ा सीक्वेंस गलत है, स्कीमा। तो क्या होता है बच्चा में ना स्कीमा में मतलब क्या बच्चों की ये क्षमता क्या होता है जन्मजात होती है, ठीक है। तो ये वाला बच्चे में जो होता है सेंसरी माध्यम से जो स्कीम बना लेता है, ठीक ना, बच्चों में क्या होता है कोई चीज देखता है उसके माइंड में वो स्कीम बन जाता है, ठीक है, जैसे बुक बुक को देखा या क्या बोलता है स्कीमा, जैसे कि कोई गाय को देखता है या कोई वस्तु को देखता है तो क्या करता है उसके माइंड में जो स्कीमा बन जाता है, तो यही बोलता है मानव शिशु में प्रवृत्तियां जन्मजात होते थे, कौन सा चीज होता है स्कीमा, तो याद रखिएगा आप लोग स्कीमा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ले के अनुसार बताओ नए ज्ञान क्या बोलता है नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है, उसके बीच में बताना है। जो पहला ऑप्शन है जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसमें जानने की क्षमता होती है, जो बच्चा जानता है और मतलब उसकी पहुंच बहुत बाहर होती है वो, जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार जिनका बच्चों का विचार था होना चाहिए था, और ऑप्शन है जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों का विचार जिनके उनके ज्ञान से होना चाहिए। तो बताना ले मतलब नए ज्ञान, यहाँ देखिए नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है बच्चों में। चलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा जो बच्चा जानता है और उसमें जानने के समर्थ होता है, तो ये वाला क्षेत्र, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कॉलबार्ग के बारे में जान भी करते हैं ना, ये लेग वाइगोस्की है ना, लेग वाइगोस्की क्या 3 चीज को दिया था, बताइएगा कौन सा भाषा को, ठीक है, संस्कृति को, और एक प्रकार का भाषा संस्कृति और विचार, ठीक है, विचार भाषा को संस्कृति को और विचार को, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, भाषा संस्कृति विचार को, ये बहुत ज्यादा इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं मतलब इंग्लिश बोलते हैं सोशल कल्चर और लैंग्वेज, सोशल कल्चर और लैंग्वेज SCL याद रखिएगा SCL सोशल कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 चीज को महत्व दिया था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह का व्यवहार करता है जैसे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, तो बच्चा बताइए घर में बताइए उदाहरण है, जैसे बच्चा है ना कि कक्षा में भी मतलब घर में जैसे क्या करता है अपने दोस्तों से घर में मम्मी पापा से दोस्त यार से जैसे बात करता है उसी तरह का क्या स्कूल में भी आके वो उस तरह बर्ताव करता है, तो किसका उदाहरण है संरचनावाद, सामाजिक संरचनावाद, अवलोकन अधिगम या मानववादी अधिगम। चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा अवलोकन अधिगम, ठीक है, तो याद रखें अवलोकन अधिगम। इसमें क्या है इसमें है कि मतलब कि कोई भी नया चीज देख कर उसको क्या कहता है अपने रूप बर्ताव में ला लेना उसी को अवलोकन अधिगम बोलता है, ठीक है, तो याद रखिएगा अवलोकन अधिगम, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है एक बालक क्या है बालक बाल केंद्रित कक्षा है, मतलब एक बाल केंद्रित मतलब सी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, ठीक है। तो पहला है बहुत बहुत से संसाधनों का प्रावधान, लचीलापूर्ण समाहरणीकरण, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार,
छात्रों की सक्रिय सहभागिता और एक संरचित पाठ्यक्रम और योग्यता अवलोकन। तो बताइए बाल केंद्रीय कक्षा में क्या क्या होना चाहिए वो पूछा है, ठीक है। तो अब बताइए बाल केंद्रीय कक्षा में क्या क्या होता है, अब तो पढ़वे किए हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा एक दो चार। तो देखिए पहले वाला बहुत से संसाधनों का प्रावधान, बच्चों के लिए बहुत से संसाधनों का प्रावधान है। दूसरा में क्या लचीलापन होना चाहिए, ठीक है, लचीलापन होना चाहिए। देखिए उसके बाद चौथा में क्या है पाठ्य पुस्तक का ज्ञान एकमात्र आधार, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक का ज्ञान एकमात्र आधार, ठीक है। मतलब कि थर्ड में देखिए इसमें एकमात्र आधार बोला है तो एकमात्र कभी करना है, थर्ड काट के कर देना है। और छात्रों के सक्रिय भागीदार, हाँ सबसे अच्छा क्या कह रहा है बच्चों के मतलब उसमें योग्यता होना चाहिए, ठीक है। और पांचवा में है पाठ्यों के योगात्मक आकलन, देखिए बच्चे को योगात्मक आकलन नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होता तो ऑप्शन नंबर 1 2 4 हो जाएगा, ठीक। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में जानते हैं ना कि वो इसी में है कि बच्चों का क्या है, बच्चों को देख के शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। चलिए हार्वर्ड गार्डन आ गया। हार्वर्ड गार्डन ने पहले बता देता है, हार्वर्ड गार्डन ने 8 दिया था एनसीईआरटी में 8 बताया था। वो 8 सिद्धांत दिया था, 8 मतलब बुद्धि का सिद्धांत दिया था कि कैसे कैसे कौन कौन बुद्धि किस प्रकार का आदमी काम करता है। तो पहला है बुद्धि एक एकीक संरचना है। बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संरचित ज्ञान एवं अनुभव पर निर्भर करती है। बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। अब बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धि में विभाजित किया जा सकता है जिससे कि प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। तो बताइए कि हार्वर्ड गार्डन का सिद्धांत का अनुसार क्या है। चलिए तो हार्वर्ड गार्डन ने क्या बोला, बुद्धि को क्या हम विविध स्वतंत्र बुद्धियों, ठीक है, विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित कर सकते हैं जिसमें से प्रत्येक एक अद्वितीय जैविक आधार होता है, ठीक है। तो यही होता है कि बुद्धि ना विभिन्न प्रकार का बुद्धि का सिद्धांत दिया, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डन ने क्या था विभिन्न प्रकार का बुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो वो भी याद रखिएगा। विभिन्न प्रकार का सिद्धांत दिया था, जैसे कि हार्वर्ड गार्डन कुछ कुछ सिद्धांत बता दें क्या आप लोगों को। चलिए हम बता देते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए हार्वर्ड गवर्नर बहुत से दिन जैसे भाषाई बुद्धि जिसको क्या भाषा का पकड़ होना चाहिए, बात व्यक्त करने जैसे स्वामी विवेकानंद रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर होता है लॉजिकल बुद्धि, लॉजिक जिसमें कि तर्क क्षमता करने की क्षमता जैसे एपीजे अब्दुल कलाम अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये भी। अगला है जैसे मतलब स्थानिक बुद्धि जिसमें क्या होता है कौन कौन स्थानिक बुद्धि जैसे मूर्तिकार हो गया, वस्तुकार हो गया, ठीक है। भाषिक बुद्धि बता दिए। संगीत बुद्धि जिसमें से गाने का मतलब कि उसका आवाज, ये काइनेटिक बुद्धि बॉडी काइनेटिक जिसमें विराट कोहली वो सब जो होता है बॉडी की। एक होता है इंट्रा, एक होता है अंतरा। तो जिसका खुद का विवरण होता है उसको बोलता है मतलब अंतरा, और जिसको मतलब कि दूसरों के बारे में होता है तो इंटरकास्ट में, तो वो भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर और भी बहुत सारा बुद्धि है तो आएगा क्वेश्चन हम फिर बताते चलेंगे। चलिए किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए, किसी भी शिक्षक को सीखने का क्या मूल्यांकन करना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, पहला है इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो चलिए अंकों के आधार पर विद्यार्थी को तुलना करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को कार्य विश्लेषण करना और उनके अवबोधन में अंतर करना चाहिए। किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ या ना प्रश्न देना चाहिए और बच्चों को स्मरण शक्ति पर पेपर पेंसिल परीक्षा में प्रार्थना करना चाहिए। तो शिक्षक को सिखाने के मूल्यांकन में क्या सुनिश्चित करना चाहिए। चलिए देखिए नेगेटिव जहाँ देखिए पेपर पेंसिल जो होता है ये गलत है। नेगेटिव आने का परीक्षा मूल्यांकन सिर्फ केवल करना है ये भी गलत होता है, ठीक है। अंकों के आधार पर विद्यार्थी तुलना करना ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये होगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। और ना अंतर के ज्ञान करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे काटने की भी कोशिश कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 बताना है। रुझान दिया गया था जिसमें से 360 बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करता है। योगात्मक आकलन, यंत्रवत याद करने का कौशल आकलन, विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, या स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश है। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा। देखिए योगात्मक आकलन विद्यार्थी का ये सब श्रेणी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्व आकलन। बच्चों क्या स्व आकलन समूह और आकलन में समावेशन करना। स्व से खुद से बच्चों क्या करता है खुद से करे, खुद से घूमने खुद से प्रैक्टिस करे, तो ये वाला क्वेश्चन ठीक है याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना है। तो देखिए अलग अलग प्रकार की भाषा का जब विविधता विविधता प्रकार के बच्चे आते हैं, तो अलग अलग भाषा के आते हैं, तो उनके लिए शिक्षक क्या करेगी। पहला है जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करें उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना जिससे विद्यार्थी अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने में प्रोत्साहित किया जा सके। अगला है विद्यार्थियों को बोलने के केवल स्कूली द्वारा निर्धारित की गई मानक भाषा को बात करनी चाहिए। अब विद्यार्थी को हाशियों की समुदाय में आते हैं और घर पर ट्यूशन रखने के लिए सलाह देते हैं। चलिए बताइए क्या करना चाहिए वो पूछा है ना। चलिए तो देखिए पहला क्या बोला विद्यार्थी को मातृभाषा में हतोत्साहित, कभी बच्चों को हतोत्साहित नहीं करेंगे, ठीक है। तो कभी भी बच्चों को क्या करें हम लोग हतोत्साहित नहीं करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है।
अगला देखिए, विद्यार्थियों को बोलने में केवल केवल नहीं रहे, केवल नहीं काट देना है। विद्यार्थियों को होशियार समझदार आता है, उसे घर पे ट्यूशन, हम तो बच्चे को ट्यूशन लेने के लिए बोलेंगे नहीं। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सम्मान और संस्कृति पैदा करें ताकि वो अपनी मातृभाषा को बोलने और बोलने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं, एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को लचीलापन कैसे बढ़ा देगी। जेंडर रूढ़िवादी का है ना कि जो पुरानी परंपराएं जाते हैं, मनगढ़ंत कहानियां जो होती है, जैसे कि सिर्फ लड़कों को मतलब कि खिलौनों से खेलने का अधिकार है, मतलब कि कार वार चलाने का, लड़कियां क्या कहता है वो गुड्डी गुड्डी वगैरह करना है, लड़के को खाना बनाना है, बाहर बाहर नहीं जाना, इस टाइप का जो होता है वो रूढ़िवाद होता है। तो उसको लचीलापन को कैसे बढ़ावा दीजिएगा, लचीलापन को आप कैसे बढ़ावा दीजिएगा, वो पूछा है। पहला है, लड़कियों के स्त्रीवादी और मतलब लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को प्रोत्साहित करके, लड़कों लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर जिससे वह क्या आनुवंशिकता रूप तैयार कर सके उससे, या जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियों की भाषा में अच्छा करेंगे वह लड़के भाषा में। ठीक, अब व्यक्ति को गैर रूढ़िवादी भूमिका प्रस्तुत करके, चलिए बताइए क्या होगा। पहले देख लेते हैं, स्त्रीवाद और लड़कियों को पुरुषवाद विशेषताओं को प्रोत्साहित करके, इस तरह प्रोत्साहित करेंगे तो वो तो और भी ज्यादा रूढ़िवादिता को बता देगा, तो ये गलत हो जाएगा। लड़कियों और लड़कियों को अलग अलग, देखिए अलग अधिगम देकर नहीं करेंगे हम, इसमें क्या भेदभाव हो जा रहा है। ठीक है, जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखें और लड़के भाषा में अच्छा करेंगे, ये देखिए जेंडर उपयुक्त अपेक्षा नहीं रखना है, ये तो नेगेटिव, तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं को प्रस्तुत करके, जो गैर रूढ़िवादिता उसको प्रस्तुत करके हम लचीलापन दे सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं, अपनी पीढ़ी से पहली पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो अपनी पीढ़ी, जब फर्स्ट पीढ़ी से पहली बार कोई स्कूल जा रही है तो उसके लिए एक शिक्षक मतलब शिक्षा के लिए शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए, मतलब शिक्षिका को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करेगी। पहला है, इनमें असफल का दर पैदा करेंगे ना, कि ताकि यह दबाव व तनाव में काम करें। इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन स्कूली भाषा संस्कृति से परिचित करवाएंगे। ऑप्शन सी, इनके लिए अलग कक्षा बनाना चाहिए ताकि वो दूसरे विद्यार्थी को नकारात्मक प्रभाव डाल पाए। और इसमें मतलब इसमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनमें बहुत से विद्यार्थी का शिक्षण लाया। चलिए बताइए, तो बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले काटिए, देखिए इसमें पहला देखिए लायक नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इसके लिए अलग 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 कक्षा की व्यवस्था करना चाहिए, ये भी गलत है। इसके लिए असफल दर पैदा करने चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, उसकी संस्कृति को सम्मान करेंगे और स्कूली भाषा में संस्कृति के लिए परिचित करवाएंगे। ठीक है, तो ये सही है। देखिए कितना आसान पूछा है 2021 वाला में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन बोलता है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों की अधिगम को अनुभव को बढ़ोतरी देती है। ठीक है, तो सभी कक्षा का अधिगम को अनुभव को बढ़ोतरी देती है। हाँ, पहला तो कथन लग रहा है सही। तर्क क्या बोलता है, तर्क बोलता है कि समावेशन में केवल उन विद्यार्थियों को ही लाभ होता है जो दृष्टिबाधित श्रवण रूप से बाधित है, जिनका विकार है, जो दृष्टिबाधित से मतलब से बाधित रूप है उनका विकार। तो पूछना है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या मतलब कि पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता। पहला, ये दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। ये सही है पर और गलत। ये और दोनों गलत। चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ये सही लेकिन आर गलत। देखिए ये सही क्या है, 20 प्रकार का सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विद्यार्थी की कक्षा विद्यार्थी के अधिगम को अनुभव को बढ़ावा देगी। ठीक है, ये तो सही है। बट उसका जो ये तो सही है, बट समावेशन केवल उन्हीं विद्यार्थी, यहाँ क्या बोलता है, केवल पूछ दिया ना, केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल विद्यार्थी को भी तो लाभ होता है, तो इसमें केवल पूछ दिया था इसलिए आर गलत कर दिए। ठीक, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधिता है उनके लिए शिक्षा स्तरीय प्रावधान करना चाहिए। तो जो दृष्टिबाधित, जिसको देखने में बाधिता होती है, उसके लिए क्या प्रावधान करना चाहिए। पहला है, बहुत से सूक्ष्म मुद्रा संस्थाओं को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनके कल्पनाओं का अवसर मिल सके। बहुत से दृश्य विषय वस्तु देना चाहिए, इसके लिए अब ब्लैक बोर्ड बहुत कार्य देना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। चलिए तो पहले देख लेते हैं, बहुत से मुद्रण इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत सारे। पहला, क्योंकि इसमें मुद्रण संसाधनों के बारे में बोला, जो जिसको दृष्टिबाधिता है उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, अगला है, बहुत से दृश्य मतलब दृश्य प्रदर्शन, जिसको देखने में दिक्कत हो तो दिखा के भी क्या फायदा उसे, ब्लैक पर बहुत सारे कार्य करवाएंगे। उसको दिखाइए नहीं देते तो हम ब्लैक बोर्ड क्या कर पाएंगे। तो इसका नाम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको दिखने में दिक्कत है, तो देखने में दिक्कत तो हम तो उसको बोल बोल के तो उसको करवा सकते, टेप रिकॉर्डिंग करवाएंगे ताकि वो सुन सके, सुनने वाली चीज करवाएंगे ताकि वो अपना ये कर सकते हैं। ठीक है, दृष्टिबाधिता, या उसको स्पर्श करने वाली चीजें देंगे ताकि वो स्पर्श करके भी सीखे। ठीक, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो
सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त होगा? जिसको क्या था लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके लिए कौन सी कक्षा उपयुक्त होगा? ठीक है, पहला है सशक्त पाठ्यचर्या का पालन करेंगे, विविध शिक्षा शास्त्र पद्धति अपनाएंगे, मानक आकलन निश्चित करेंगे और त्रुटियों और गलतियों के लिए आसानियां रख देंगे। बताइए, ये तो आसान है ये भी। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? पहले दे दें, सशक्त पाठ्यचरण कभी हम नहीं अपनाएंगे, मानकित आकलन नहीं करवाएंगे, ये नेगेटिव होता है। और त्रुटि या गलतियों के लिए आसानी रखा, ये भी नेगेटिव। तो हम सही क्या करें, विविध शिक्षण शास्त्रीय पद्धति को अपनाएंगे ऑप्शन में। कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है 2021 वाला में, ठीक है ना, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है देख। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान आप कैसे किया जा सकता है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान कैसे कर सकते हैं? पहला देखिए, प्रतिभाशाली के लिए चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्पर रहता है, किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा, मौलिक सोच के द्वारा या बहुत से समाधानों की क्षमता के द्वारा। चलिए बताइए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या करें? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए बनाइए। चलिए तो आंसर की हम बढ़ते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे काटने की कोशिश कीजिए, क्या कटेगा सबसे पहले, जो कटेगा उसके। तो प्रतिभाशाली के लिए तो इसमें क्या, किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की क्षमता द्वारा, तो 2 नंबर काटिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो 2 जो जहाँ जहाँ है उसको काटिए, 2 इसमें है काट देते हैं, 2 इसमें इसमें भी काट दीजिए, ठीक है। चलिए तो 2 कट गया। आप देखते हैं 3 और 4, तो 3 4 देख लेते हैं, एक तो होगा ही होगा, इसमें 3 4 1 1 2, तो 2 वाला कट गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी 1 3 और 4। तो एक चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहता है प्रतिभाशाली बच्चे। 3 में क्या, मौलिक सोच एकदम बढ़ता रहता है और बहुत से समाधान की क्षमता होती है। तो 1 3 4 हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीकी संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? तो बताना है कौन सी शिक्षण प्रक्रिया में हानिकारक है। पहले विद्यार्थियों को कार्य सौंपने एवं उनकी अधिगम गति को ध्यान रखना, अच्छे प्रदर्शन न करने वाले बच्चों को प्रेरित करना, ठीक है। अगला है क्या बता, अधिगम को आकलन हेतु विविध तरीके अपनाना और विद्यार्थियों को सामाजिक संदर्भ में प्रति संवेदनशील और विचारशील होना। तो बताइए कि अध्यापक द्वारा अपनाई गई तकनीकी संरचना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक कौन सा हो सकता है? क्या मतलब विदा नहीं करना चाहिए? चलिए, हम लोग देखते हैं पहले। विद्यार्थी को कार्य सौंपते में उनकी अधिगम गति को ध्यान रखना, ठीक है? तो ये तो सही है, पर इसमें मतलब हानिकारक है, तो कौन-सा हानिकारक? अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करना और उन्हें काले स्टार देना, हाँ, तो ये हानिकारक हो सकता है। ये उसके लिए हानिकारक हो सकता है। अधिगम आकलन है तो विभिन्न तरीके अपनाना, ये तो कर सकता है। संदर्भ में प्रति संवेदनशील विचारशील हो सकता है, तो ये भी है। ये देखिए, ये सब पॉजिटिव है, तो इसमें क्या बोलता है? हानिकारक, समझता शिक्षा में हानिकारक। तो ये काले स्टार देना बच्चों को हमेशा, ये सब नेगेटिव होता है, बच्चों को नेगेटिव की ओर ले जाता है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 22 पे बढ़ते हैं। क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहला, हाँ, बच्चों को सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। पहला बोलता है, नहीं, सहज ज्ञान केवल कल्पना और उनकी अलग से रखना चाहिए। अगला होता है, हाँ, परंतु शिक्षक के तुरंत ही बच्चों के सही उत्तर बता देना चाहिए। अगला, नहीं, सहज ज्ञान चिंतन व्यक्तित्व और अवैज्ञानिक है। चलिए बताइए, तो बता सहज ज्ञान चिंतन प्रोत्साहित कैसे किया जाना चाहिए? चलिए, देखिए पहले नहीं पूछा है, गलत हो जाएगा। हाँ, परंतु शिक्षक को बच्चे देखिए तुरंत ही बच्चों को हम आंसर नहीं बता देंगे, ठीक है? उसको इसे सोचने के टाइम देंगे। नहीं, तो इसका पॉजिटिव आंसर होगा हाँ, बच्चों को सहज ज्ञान और अनुमान उनको ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में जाते हैं हम लोग। दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने वाले और बाद अधिगमकर्ताओं को पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना होगा, ठीक है? अधिगमकर्ता में संकलनों की क्षमता को बढ़ावा देगा। पहला क्या बोला है, दृश्यों को एक संग्रह इस्तेमाल करने और उनके बाद अधिगम मतलब बाद वाले अधिगम पूर्व अनुभव के आधार पर चर्चा करना चाहिए और अधिगमकर्ताओं को संकलनों को क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक। चलिए तर्क में देखते हैं, अधिगमकर्ता उन्हें दी गई सामग्रियों के क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़ने का सक्रिय रूप से अपनाने में ज्ञान सहायता करते हैं। चलिए ये तो सही लग रहा है, आप बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन दिया हुआ नहीं। चलिए, तो क्या होगा? दोनों लग रहा है सही, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और दोनों सही है और उनकी सही व्याख्या भी करता है, ठीक है? तो दोनों सही लग रहा है, ठीक है? ये दोनों उस पे सूट भी करता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है? चलिए देखते हैं 24 में क्या बोलता है।
बच्चों खाली जगह तरीकों से सीखते हैं और खाली जगह तरीकों से नहीं सीखते। तो कौन तरीके से सीखते हैं, कौन तरीके से नहीं सीखते हैं? वर्तकुल और एक रेखीय वर्तकुल, यांत्रिकवाद और संरचनावादी और निरचनात्मक या संरचनावादी। चलिए बताइए, ये तो आसान है। क्या हो जाएगा? एक वर्ताकुलर और एक रेखीय प्रक्रिया से सीखते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो वर्ताकुलर कर सकते, तो बट एक रेखीय एक लाइनिंग में नहीं सीखते हैं। बच्चों का जीन प्याजा में भी दिया था, ठीक है ना, अलग अलग सिद्धांत चरणों में सीखता है, अलग अलग चरणों से बच्चों का विकास होता है। तो वही होता है, एक रेखीय में नहीं होता, ठीक है। तो एक रेखीय नहीं होगा, बाकी सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ताकुलर और एक रेखीय होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अधिगम हेतु प्रेरक वातावरण शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की भावनात्मक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि और संज्ञानात्मक पहलुओं को अपेक्षा करनी चाहिए। संज्ञानात्मक पहलुओं को ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों की भावनाओं को अपेक्षा करनी चाहिए। यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एवं में कोई संबंध नहीं है। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका? पहले देखिए, एक एक दूसरे काटिए, भावनात्मक ध्यान करनी चाहिए और वह संज्ञानात्मक पहलुओं को अपेक्षा करनी चाहिए, ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक दूसरे को क्या कहते हैं? प्रभावित करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं, विद्यार्थियों के समर्थन शिक्षण के लिए उत्साहित उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में स्थान पर प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को समाज शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य के रूप में स्थान पर खाली जगह प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अवबोध अपवाद के लिए, उपलब्धि और उद्देश्य के लिए, असफलता ना होने देने के लिए और असफल ना होने देने के लिए। चलिए बताइए, क्या होगा सही? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपलब्धि और उद्देश्य के लिए क्या करना? प्रेरित करना चाहिए। उसके लिए हमेशा अचीवमेंट और उद्देश्य को हमेशा क्या करना? एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्या विद्यार्थियों के काम में त्रुटि क्या इंगित करती है? तो विद्यार्थी के काम में त्रुटि मतलब गलतियां क्या इंगित करती हैं? विद्यार्थियों का अन्य समकक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता को विकास करने में, विद्यार्थी निरुत्साह करके सीखता है और एक पूरी जानकारी व्यवहार ईमानदार पर निर्भर करते हैं। वयस्क को सीधे निर्देश के अभाव में विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण सीखने में क्षमता, विद्यार्थी को सोच वयस्कों से गुणात्मक से भिन्न होता है। तो त्रुटियां क्या इंगित करती है? बच्चों यदि गलती कर रहे हैं तो क्या इंगित करते हैं, वो बताइए। तो क्या करते हैं बच्चे? त्रुटि कर रहे हैं तो यही होता है, विद्यार्थी का सोच वयस्कों के गुणात्मक से भिन्न है, ये त्रुटियां इंगित करती है, ठीक है। तो ये तुलना करने में क्षमता को विकास, ये नहीं, ठीक है, निरात्मक करना चाहिए, ये भी नहीं, और सीधे अभाव, ये भी नहीं, तो समझ में डी हो जाएगा, ठीक। चलिए 29 कर लेते हैं हम लोग। अधिगम व्यक्तिगत और परिमाणिक कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। तो बताना, अधिगम व्यक्तिगत और परिमाणिक कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। आपको संदर्भ में सही कथन बताना है। अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक है। लक्ष्य, शिक्षा शास्त्र और अवधारणा दोनों व्यक्तिगत कारक है। रुचि, समुदाय और दोनों परिमित कारक है। और उम्र और विद्यालय दोनों परिमित कारक है। चलिए बताइए, क्या होगा सही उत्तर? क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों का व्यक्तिगत कारक है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न, आज का हम अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। एक सामाजिक संरचनावादी क्या है परिक्षेप में अधिगम व ज्ञान? तो बताना, एक सामाजिक संरचनावादी परिक्षेप में अधिगम और ज्ञान क्या है? शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना, विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजना, और शिक्षा की मदद द्वारा विद्यार्थियों को संरचना होता है, और केवल पाठ्य पुस्तक द्वारा निर्देश निर्धारित करना। चलिए बताइए, क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा, और ये शिक्षिका की मदद द्वारा विद्यार्थियों का सह संरचित होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सामाजिक संरचनावादी में यह होता है, विद्यार्थी सह सामाजिक होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो कंप्लीट यहीं पे करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना, और चैनल को जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम सीटेट का जितना भी कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट PYQ जितना भी क्वेश्चन बनता है हम आपको सारा कंप्लीट कराएंगे। तो आज 2000 जो दिसंबर वाला है, दिसंबर, आज हम CDP कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो आज CDP कंप्लीट हो गया, तो हम करेंगे नेक्स्ट उस दिन, मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है हम उस दिन करने वाले हैं CDP का। CDP तो हो गया, हम नेक्स्ट करेंगे SST। तो क्या करने वाले हैं हम लोग? करने वाले SST करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आएगी SST। तो सीटेट 2021 जो दिसंबर वाला में हो तो SST का जो क्वेश्चन है उसको करवाएंगे, और फिर जो हिंदी इंग्लिश है सारा वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो चैनल पे लाइक से सब्सक्राइब जरूर